नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, किम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो शिवम सर मैकेनिकल। और यहाँ पर मैं लेकर के आ गया हूँ पार्ट 10। दोस्तों, जो पार्ट 10 आया है 30 मिनट 30 क्वेश्चन सीरीज का, इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है। थर्मल के क्वेश्चन इस समय मैंने थोड़ा इसमें ज्यादा डाले हैं इस सेट में, जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट्स में भी आ रहे थे कि सर टॉपिक वाइज भी लेकर के। तो देखो भैया, टॉपिक वाइज भी एक सीरीज आएगी 30 मिनट 30 क्वेश्चन के, एटलीस्ट 10 पार्ट तो कर लें, सो दैट 300 क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, वो तो हमारे तय हो जाए कि जब भी कभी आपका मन है वीकेंड में बैठे हैं, लाओ 30 मिनट 30 क्वेश्चन की पूरी सीरीज ही निपटा दे डालते हैं। तो उसके लिए पूरी सीरीज भी कंप्लीट करना जरूरी है, इसलिए मैंने ये वाली सीरीज पूरी कंप्लीट करी है। और आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली थर्मल के होंगे तो दिमाग में ज्यादा दूसरे सब्जेक्ट्स को स्विच करने में तकलीफ भी नहीं होगी और बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। हाँ, आजा भाई। ओके, पहला क्वेश्चन आ चुका है, बोल रहा है इन स्पार्क इग्निशन इंजन्स नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय। देखो भाई साहब, अगर स्पार्क इग्निशन इंजन है तो नॉकिंग किससे रिड्यूस की जाती है? तो नॉकिंग रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। नॉकिंग बेसिकली अगर देखा जाए तो अनकंट्रोल्ड कंबशन को हम लोग नॉकिंग बोलते हैं, और नॉकिंग को रिड्यूस करने के बहुत तरीके हैं। उनमें से जो तरीके होंगे वो देखते हैं, उनमें से कोई एक तरीका होगा तो जरूर हम लोग ऑप्शन पर चेक करेंगे। ठीक है, ओके। कह रहे हैं इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो, सबसे पहली गलत बात। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो अगर बोल दिया तो ये टर्म गलत हो गया है। नॉकिंग अगर रिड्यूस करनी है तो कंप्रेशन रेशियो को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पहला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, डिक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो विल बी द करेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो नहीं होगा नॉकिंग रिड्यूस करने के लिए। दूसरा लिखा है इंक्रीजिंग द कूलिंग वाटर टेम्परेचर, भैया इससे नॉकिंग और बढ़ जाएगी। डिक्रीजिंग द कूलिंग वाटर टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। फिर उसके बाद लिखा है रिटार्डिंग द स्पार्क एडवांस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन इंक्रीजिंग द इनलेट एयर टेम्परेचर, इससे भी नॉकिंग अनकंट्रोल्ड कंबशन बढ़ेगा, तो डिक्रीजिंग द इनलेट टेम्परेचर होना चाहिए। तो आंसर ये गलत होगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड इट इज सेइंग दैट in an ideal steam power cycle with with same inlet pressure and low dryness fraction of the steam in the last stage of the expansion process can be। अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया है कि भैया यहां पर इन्होंने बताया है आइडियल स्टीम पावर साइकिल है, मतलब रनगेन साइकिल मान के चल ले, कोई तकलीफ तो नहीं होनी भी चाहिए। चलो, कह रहा है विद सेम इनलेट प्रेशर, प्रेशर हम कम नहीं कर रहे, सेम इनलेट प्रेशर है, एंड द लो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम। अगर लो ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको मिल रही है, कहां पर मिल रही है? लास्ट स्टेज ऑफ द एक्सपेंशन प्रोसेस पे। अगर लास्ट स्टेज ऑफ द एक्सपेंशन प्रोसेस पे है तो लो ड्राइनेस फ्रैक्शन कहने का मतलब है कि स्टीम में वाटर अमाउंट ज्यादा होगा। तो वाटर अमाउंट को अगर मैं क्या करना चाहूं, कम करना चाहूं, मतलब मुझे अगर स्टीम ज्यादा चाहिए या फिर स्टीम का टेम्परेचर अगर मुझे बढ़ाना है, तभी वाटर कम होगा, मतलब वाटर का जो अमाउंट है वो कम होगा, उसके लिए मुझे इसे हीट करना पड़ेगा। अब देखो ये मेरा सॉल्यूशन था। ऑप्शंस पढ़ते हैं और फिर उसमें देखते हैं। कह रहा है प्रोवाइडिंग रीजनरेशन, रीजनरेशन से कुछ नहीं होने वाला। प्रोवाइडिंग रीहीटिंग, एक ऑप्शन ही सही है। रिड्यूसिंग सुपरहीट, इससे तो होगा नहीं, इंक्रीजिंग सुपरहीट सही होता। कह रहा है लोअरिंग कंडेंसर प्रेशर, यही तो गलत हो गया है। यहां पर इंक्रीजिंग कंडेंसर प्रेशर होता तो सही होता, लेकिन फिर भी हम गलत मानते। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिख दिया सेम इनलेट। प्रेशर पे तो चेंज नहीं करना, कंडेंसर पे तो कर भी सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन रनकाइन साइकिल इंक्रीज इन द सुपर हीटिंग टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर रिजल्ट इन। वाह, देखो सेम क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने पहले पूछा था, मैंने उसमें क्या करा था, लो ड्राइनेस फ्रैक्शन, मतलब जो आप लोगों का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन था उसकी वैल्यू लो थी, उसको इंक्रीज करने के लिए मैंने हीट दिया था। यहाँ पे कह रहा है इंक्रीजिंग द सुपर हीटिंग टेम्परेचर, सुपर हीटिंग टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? ड्राइनेस फ्रैक्शन अच्छा होगा, राइट। और अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन अच्छा हुआ तो आपको स्टीम बहुत ज्यादा मिलेगी। स्टीम ज्यादा मिलेगी तो इनपुट सेम है, लेकिन स्टीम का आउटपुट बढ़ गया तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। कह रहा है इंक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी, पहला ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द स्टीम, भैया डिक्रीज क्वालिटी, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी, ये भी गलत है। कह रहा है डिक्रीज इन द थर्मल एफिशिएंसी, गलत है। डिक्रीज इन द मीन टेंपरेचर ऑफ द हीट, ये भी गलत है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग स्टीम फॉर द हीटिंग द फीड वाटर इज नोन, अरे ब्लीडिंग, अरे बोल रहा है ड्रेनिंग स्टीम फॉर हीटिंग द फीड वाटर। फीड वाटर को गर्म करने के लिए जो आप स्टीम ड्रेन करते हो, स्टीम को ड्रेन कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इनलेट इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द रेनकाइन साइकिल, इनलेट ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, नॉट इनलेट,
इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी का केस हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है। जो जो ऑप्शंस हो सकते हैं वही ऑप्शन अगर आपको दिखेंगे तो आप समझ जाओ कि आंसर आपको बन जाएगा। कह रहा है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द रंगेन साइकिल कॉज्ड बाय फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेशन होता है, इरिवर्सिबिलिटी आएगी, बिल्कुल सही। थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है लेकिन ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी सही। मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड में भी इरिवर्सिबिलिटी होती है, तो ये भी सही। 1 2 3 किसी में है क्या? 1 2 1 3 2 3 1 2 3, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टीम इज द मोस्ट कॉमन वर्किंग फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है भाई, पानी है, ज्यादा ज्यादा मिलता है, ठीक मान लेते हैं, ओके। यूज्ड इन द वेपर पावर साइकिल बिकॉज ऑफ इट्स, सबसे ज्यादा मिलता है अवेलेबिलिटी। कॉस्ट, सस्ती है, आप भी वो मत समझ लेना 20 रुपए की जो पानी पीते हो, है ना, वो नहीं, नॉर्मल पानी बहुत महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता होता है, ठीक है। कह रहा है हाई एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन, ये भी सही, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का इफेक्ट क्या होता है? ब्लीडिंग यूज कहां की जा रही थी? रीहीटिंग, किसके लिए? फीड वाटर के लिए, राइट, यही हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। इससे क्या हो जाएगा? इससे देखो गाइस, हम लोग ये वाली बात हम लोग समझ सकते हैं कि टरबाइन को ज्यादा गर्म करने के लिए, मतलब हीट जो है उसमें टरबाइन का जो काम है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। टरबाइन को थोड़ा सा कम काम करने पे मजबूरी आती है जब हम ब्लीडिंग नहीं करते। इफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग पे हम कुछ बात कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? आपने पानी को गर्म किया है ब्लीडिंग में, तो जो बॉयलर के अंदर पानी जाएगा वो भी गर्मा गर्म जाएगा, ये ऑब्वियसली ये वाला प्रोसेस तो है ही, राइट। और अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारी जो बेसिकली जो टरबाइन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कह रहे इफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग, इट डिक्रीजेस द पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन, सही बात है भाई, बहुत ज्यादा सही नहीं है लेकिन सही है। द बॉयलर इज सप्लाइड विद हॉट वाटर, ये भी सही है। कह रहे हैं इंक्रीज इन द थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज, अब देखो गई, जब भी कभी मैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करूं तो ओवरऑल जब मैं बात करूंगा तो उसमें किस किस की एफिशिएंसी देखी जाती है? सबसे पहले बॉयलर की देखी जाती है, बॉयलर एफिशिएंसी। बॉयलर से कनेक्ट क्या है? टरबाइन कनेक्ट है, तो टरबाइन देखा जाता है, टरबाइन की एफिशिएंसी। फिर उसके बाद क्या कनेक्ट होता है? आपका जनरेटर कनेक्ट होता है, तो जनरेटर एफिशिएंसी, है ना। तो इस तरीके से आप बीच में तो आपका रोटर एफिशिएंसी, शाफ्ट एफिशिएंसी, इस तरह तुम कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन मेन मेन काम कौन से हैं? बॉयलर के पानी गर्म करके स्टीम बनाएगा, स्टीम टरबाइन में जाएगी, टरबाइन घूमेगी और जनरेटर को देगी इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर की जरूरत है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में। बॉयलर एफिशिएंसी गुड, टरबाइन एफिशिएंसी गुड, जनरेटर लो, पहली बात जो मैं बोल रहा था वही सही। बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर एंड गैस साइकिल एफिशिएंसी, नहीं, गैस साइकिल की जरूरत ही नहीं। कैरनॉट साइकिल एफिशिएंसी काट दो, रीजनरेटिव साइकिल काट दो, आंसर इसका ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज द हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस, ओके, इन द कैरनॉट वेपर साइकिल। कैरनॉट वेपर साइकिल पे हीट रिजेक्शन किस उसमें होता है? तो भैया कैरनॉट साहब जब भी आते हैं तो क्या कहते हैं? टेम्परेचर ना घटेगा ना बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। उसमें हीट रिजेक्ट भी होती है, हीट एडिशन भी होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, राइट। और जो वर्क डन करते हैं वो एडियाबेटिक होता है ना। याद है ना, मैंने कहानी सुनाई थी कैरनॉट की, है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम काट दो, कांस्टेंट प्रेशर काट दो, कांस्टेंट टेम्परेचर, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ पेट्रोल इज यूज्ड इन द डीजल इंजन देन, गाइस अगर मैं पेट्रोल को डीजल के अंदर डाल दूं तो क्या होगा? भैया भाई बात सिंपल सी है कि तुम लोग क्या खाते हो? दाल चावल सब्जी रोटी, चलो वेज नॉन वेज सब खा लेते हो। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुमको मैंने बजरी खिला दी, बजरी मतलब रेत, रेत मतलब सैंड, सैंड खिला दी, मैं तुम्हें लोहा खिला दिया, मैंने तुम्हें सोना खिला दिया, राइट, तो क्या होगा? क्या तुम चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। जबरदस्ती खिला दिया, पेट्रोल पिला दिया तुम्हें पानी की जगह, क्या होगा? तुम्हारी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, राइट, है ना, खराब होगी। हाँ, बोल भी रहे हो, हाँ। अरे एक बात बताओ, अब मैं तुम्हें पेट्रोल पिलाऊंगा तुम पी लोगे? नहीं, जबरदस्ती करूंगा तुम फड़फड़ाओगे ना इधर उधर कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा कुछ भी हो जाए, है मैं रेत नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा, करोगे ना, लड़ोगे ना। तो वही चीज तो होगी। जब तुम डीजल में पेट्रोल डालोगे डीजल फड़फड़ाने लग जाएगा भैया, बोलेगा मैं नहीं चलूंगा, अनकंट्रोल्ड कंबशन होने लग जाएगा, राइट। अब देख लेते हैं ऑप्शन में। लो पावर विल बी प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंसी विल बी लो, बिल्कुल सही बात है। हायर नॉकिंग विल अकर, बहुत अच्छी बात है। ब्लैक स्मोक विल बी प्रोड्यूस्ड, ये भी सही बात है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, लेकिन अगर ऑल ऑफ द अबव में नहीं है तो इसमें से ज्यादा करेक्ट आंसर जो है वो है नॉकिंग का, ठीक है। नॉकिंग सबसे पहले होगी, है ना, सबसे पहले होने के बाद फिर बाकी सारी चीजें आएंगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद इंक्रीज इन द इनटेक एयर टेंपरेचर ऑफ एसआई इंजन द एफिशिएंसी विल रिड्यूस, कहीं है क्या ऑप्शन में?
हाँ, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो गाइस, इसमें मैंने क्यों बोला बी, इसको समझना। ऑल्दो बहुत ज्यादा तो तुम नहीं बोल सकते, लेकिन यहां पर बोलना इसका जरूरी है ना। ये इन जनरल नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा की बात कर रहा है। अब देखो इसको समझना, विद इंक्रीज इन द इनटेक एयर टेम्परेचर ऑफ एसआई इंजन, एसआई इंजन के इनटेक एयर के अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली थोड़ा सा बढ़ाते हो तो ठीक ही है, मतलब इतना कोई खास बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ जानी चाहिए, है ना। अरे यार तुम एक बात बताओ, अगर तुमने हाई टेम्परेचर रखा है तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे, फिर उनको तुम कंप्रेस करना चाहोगे तो तुम्हें ताकत ज्यादा लगेगी, कंप्रेशन अच्छा होगा तो भाई वहां पर आप लोगों का बर्निंग भी अच्छी होगी, सारी चीजें अच्छी होंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंक्रीज भी हो जाएगी। लेकिन अब एक चीज और भी है, अगर तुम लोगों ने टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया, तो ज्यादा बढ़ाने पे क्या दिक्कत हो सकती है, ज्यादा बढ़ाने पर ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि जो आप लोगों का सेल्फ इग्निशन है वो बढ़ जाएगा। अगर सेल्फ इग्निशन बढ़ा तो नॉकिंग आएगी, नॉकिंग आएगी तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, जस्ट लाइक द कंप्रेशन रेशियो। तो एयर इनटेक अगर तुम बढ़ा रहे हो तो यहां पर देखा जाए तो विद इंक्रीज इन द एयर इनटेक टेम्परेचर, है ना, इनटेक एयर टेम्परेचर ऑफ एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन में तो भाई सब प्रॉब्लम है। सीआई इंजन होता तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती। हाँ, कम स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन में एफिशिएंसी इंक्रीज होती, इसमें क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज होगी, थोड़ा सा इंक्रीज भी होगी। मैं ऑप्शन नंबर सी अनप्रेडिक्टेबल के साथ जाना चाहूंगा। क्यों, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। तो मतलब यहां पर एक केस में ये भी सही हो सकता है, एक केस में ये भी सही हो सकता है। अब मुझे ये नहीं पता इनटेक एयर टेम्परेचर तुम किस समय का बढ़ाना चाह रहे हो, तुम बहुत ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हो, बहुत कम बढ़ाना चाह रहे हो, मुझे क्या पता। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम बताओ मैं आज खाने में क्या खाऊंगा, तुम्हें क्या पता क्या खाओगे, ये पता है खाना खाओगे, ये थोड़ी ना पता है। मतलब तुम्हारे सामने चलो मैं ऑप्शन भी रख देता हूं, मैं दाल खाऊं, दाल चावल खाऊंगा, दाल रोटी खाऊंगा, बताओ। तो बोलोगे मुझे क्या पता, अनप्रेडिक्टेबल है, दाल रोटी भी खा सकते हो, दाल चावल भी खा सकते हो। चावल खाने के माने तो चावल खाओगे, रोटी खाने के माने रोटी खाओगे, है ना। इसी तरीके से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दिया तो कम हो जाएगी। तो अनप्रेडिक्टेबल हो गया ना ये तो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट स्कैवेंजिंग इज यूजुअली डन टू, देखो स्कैवेंजिंग किस लिए होती है कि भाई जो बॉन्ड गैसेस हैं, जो आपका काम हो चुका है ना, उसको बाहर निकालो, नए को अंदर लाओ। अब अगर जिसका काम हो चुका है, जो बॉन्ड गैसेस है वो सिलेंडर के अंदर ही अगर बनी रही, वो पूरी की पूरी बाहर नहीं निकली, तो जो नया आइटम है, नया फ्रेश चार्ज है, वो अंदर आ पाएगा, आएगा, लेकिन पूरा आ पाएगा, पूरा नहीं आ पाएगा, थोड़ा ही आ पाएगा, क्योंकि कुछ जगह तो बर्न गैसेस ने ली हुई है ना, तो उसकी वजह से पावर डेवलप जो होता है वो कम हो जाता है। अब अगर मैंने स्कैवेंजिंग करी तो भैया पावर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तो पावर आउटपुट बढ़ जाएगा, राइट। तो इसमें थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज, थर्मल एफिशिएंसी सही है, स्पीड गलत है, पावर आउटपुट बहुत सही है, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, राइट। तो ये तो हो नहीं सकता। थर्मल एफिशिएंसी बोल सकते हो कि एक तरीके से थर्मल एफिशिएंसी भी बेटर हो जाती है, लेकिन इसमें इनपुट भी तो बढ़ रहा है ना। अगर इनपुट कम होता और आउटपुट बढ़ जाता तब तो फिर मैं बोल देता कि भाई पावर आउटपुट तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में इनपुट भी तो बढ़ रहा है, स्कैवेंजिंग करने से तुमने जगह खाली करी ताकि इनपुट आ सके, राइट। तो थर्मल एफिशिएंसी के बारे में तो कहना मुश्किल है, पावर आउटपुट जरूर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग आइडलिंग ऑफ अ पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स, भाई तब देखो आइडलिंग का जो रेशियो है वो क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पहले आइडलिंग वर्ड बता दो। आइडलिंग कहने का मतलब होता है जब तुम लोग ट्रैफिक लाइट में खड़े होते हो और अपनी गाड़ी स्टार्ट रखते हो, उस समय इंजन तो चल रहा है लेकिन आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। तो जब इंजन चल रहा होता है और खड़ी गाड़ी का जब इंजन चलता है तो सबसे ज्यादा तेल फूकता है ना, सबसे ज्यादा तेल फूकता है, तो उस समय आपको तेल ज्यादा जाएगा, है ना। तेल अगर ज्यादा गया तो मिक्सचर कैसा होगा, रिच मिक्सचर, राइट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द एसआई इंजन इज कंपैरेटिवली, भैया एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन के वॉल्यूमेट्रिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा कंप्रेशन इग्निशन इंजन से कम होती है। तो क्या होगा, लोअर देन द सीआई इंजन। बाकी मैं पढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि जो स्पार्क इग्निशन इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो सीआई से कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडवांटेज ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन ओवर स्टीम टरबाइन इज, देखो भैया सबसे पहली बात, स्टीम टरबाइन को बनाना, उसके लिए उसको हैंडल करना, हैंडलिंग सारी चीजें बहुत कठिन था, वो चीज आईसी इंजन में अच्छे से हो जाती है। तो अगर आईसी इंजन में अच्छे से हो जा रही है तो मतलब कि उसकी जो हैंडलिंग है वो इजी है ना। डिजाइन बनाना इजी है, सिंपलिसिटी, सिंपल डिजाइन हम बना सकते हैं। और स्टीम का टेम्परेचर सुपर हीटेड तक लेकर के जाना है, यहाँ पे इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन एक डिजायर्ड टाइम पे बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं।
कह रहा मैकेनिकल सिंप्लिसिटी, सही बात है। इंप्रूव्ड प्लांट एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है। लोअर एवरेज टेम्परेचर, ये भी सही बात है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। इंप्रूव्ड प्लांट एफिशिएंसी क्यों? क्योंकि भाई साहब स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी से कहीं ज्यादा एफिशिएंसी आपकी रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन की होती है। अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन के डिसएडवांटेज भी हैं क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हार्ले डेविडसन चलाओ, भयंकर वाइब्रेशन होता है, आईसी इंजन का ही एग्जांपल है ना। और पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हो, कुछ टाइम के पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, सिंपल सी बात है। और क्या हो सकता है? बैलेंसिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है इंजन में, बैलेंसिंग बहुत करनी पड़ती है, राइट। ऑप्शंस पढ़ देते हैं, और भी डिसएडवांटेज बता देता हूं। और हैवी होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है ना। इंजन जितना भी बनाओगे आईसी इंजन में, डीजल इंजन तो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, है ना। विदाउट फॉसल फ्यूल चल नहीं सकते। और फ्यूल में भी ये स्पेसिफिक कैटेगोरिकली फ्यूल्स पे चलते हैं, मतलब ऑटो साइकिल पे अगर बेस्ड तुम्हारा इंजन है तो पेट्रोल पे ही चलेगा, डीजल वाला बेस्ड है तो डीजल पे ही चलेगा। डीजल को पेट्रोल में नहीं डाल सकते, पेट्रोल को डीजल में नहीं डाल सकते। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। वाइब्रेशन बहुत बड़ा एडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेज। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल क्यों होते हैं? पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें, है ना, तो ये भी सही है। बैलेंसिंग प्रॉब्लम, ये भी है। ऑल ऑफ द अबव पे आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है फॉर द सेम पावर आउटपुट एंड द सेम कंप्रेशन रेशियो, पावर आउटपुट छोड़ो, सेम कंप्रेशन रेशियो एज कंपेयर टू टू स्ट्रोक एल ऑटो डीजल का पूछ ही नहीं रहा है, तो टू स्ट्रोक का पूछ रहा है। फोर स्ट्रोक इंजन विल हैव, भैया देखो अब एक बात समझना जो बात मैं तुमको बोलना चाहता हूं। सेम कंप्रेशन रेशियो है, मैं ले लेता हूं स्पार्क इग्निशन इंजन दोनों के लिए, एसआई इंजन टू स्ट्रोक, एसआई इंजन फोर स्ट्रोक ले लेता हूं। अब कह रहे हैं सेम पावर आउटपुट और सेम कंप्रेशन के लिए एज कंपेयर टू टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन विल हैव हायर एफिशिएंसी। भैया अगर तुम्हें टू स्ट्रोक में ज्यादा एफिशिएंसी मिल रही थी तो फोर स्ट्रोक बनाया ही क्यों? हायर एफिशिएंसी के लिए बनाया गया, राइट। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हायर एफिशिएंसी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्लॉटेड ग्रूव्स ऑन द ऑयल रिंग्स फॉर द पिस्टन हेल्प्स टू। भैया देखो, सबसे पहली बात, जो पिस्टन रिंग में स्लॉटेड ग्रूव बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? स्लॉटेड ग्रूव इसलिए बनाए जाते हैं सो दैट जो पिस्टन में जो ऑयल है वो ऑयल रिंग से जो ऑयल है वो पूरा का पूरा पिस्टन के चारों तरफ लग के पेरिफेरी में लग करके सिलेंडर को लुब्रिकेट करता रहे, सो दैट पिस्टन और सिलेंडर के बीच में प्रॉपर लुब्रिकेशन हो और वो अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, तो सील द सिलेंडर, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमाइज फ्रिक्शन, बिल्कुल सही। प्रिवेंट द पिस्टन फ्रॉम द वियर, नहीं, मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो लेकिन नहीं। क्यों? बताऊंगा क्यों। मिनिमाइज फ्रिक्शन पे मैंने आधा टिक लगाया, पूरा टिक नहीं लगाया, वो भी बताऊंगा। प्रोवाइड एन एस्केप फॉर द ऑयल दैट स्लॉट्स एज आउट फ्रॉम द सिलेंडर वॉल्स, ये ज्यादा करेक्ट है। अब सुनो, ये जो स्लॉटेड ग्रूव है, स्लॉटेड ग्रूव बना दो लेकिन इंजन ऑयल तुमने डाला ही नहीं, तो क्या मिनिमाइज हो पाएगा फ्रिक्शन? नहीं हो पाएगा। इंजन ऑयल डालोगे, स्लॉटेड ग्रूव की मदद से लुब्रिकेशन होगा, उससे मिनिमम फ्रिक्शन तुम्हें मिलेगा। तो दिस कैन बी अ रिजल्ट, बट ग्रूव बनाने बस से तुम्हें मिनिमाइज फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डिपॉजिट्स। कह रहा है ये कार्बन का इकट्ठा हो गया है, कार्बन डिपॉजिट हो चुका है, ओके, ऑन द सिलेंडर हेड, सिलेंडर के हेड पे ऑफ एन आईसी इंजन, आईसी इंजन लीड्स टू इंक्रीज इन, भैया इंजन है, ठीक है। अब यहां पे मैं यहां पे इतनी जगह पे अगर मैं भर दूं, क्या कार्बन भर दूं, कार्बन एक्यूमुलेशन हो गया है, तो जो पहले वॉल्यूम था वो वॉल्यूम तो छोटा हो गया ना, वो वॉल्यूम तो कम हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, राइट। तो इसका आंसर रिड्यूस्ड वॉल्यूम, बिल्कुल सही। क्लियरेंस वॉल्यूम, क्या कह रहा है? इंक्रीज इन क्लियरेंस वॉल्यूम, गलत है। इंक्रीज इन रिड्यूस्ड वॉल्यूम, ये सही लग रहा है। पिस्टन, इंक्रीज इन पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ये भी करेक्ट, गलत है। इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, यस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गाइस ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है, राइट। और दोनों इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं कि तुम दोनों में से किसी में भी ये नहीं कर सकते कि किसी एक में ताला लगाना है ना। तुम इसमें जो ताला लगाओगे वो दोनों में लगाओगे, लेकिन फिर भी अगर कभी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने से पहले याद रखना, या तो तुमने बी पे ताला लगाया हो या फिर डी पे ताला लगाया हो। फिर भी अगर तुम मुझसे पूछो कि सर जी किसी एक में ताला लगाना है तो किस में लगाऊं, तो लगाना रिड्यूस्ड वॉल्यूम पे। हाँ, तुमको लग रहा होगा कंप्रेशन रेशियो बोलूंगा, कंप्रेशन रेशियो बाद की बात है भाई। आईसी इंजन में तुम्हारा वॉल्यूम रिड्यूस होगा सबसे पहले, कार्बन इकट्ठा हो गया, तुम नहीं कर रहे कंप्रेस तो भी तो वॉल्यूम डिक्रीज दी है, समझ रहे हो। तो पहली प्रोसेस जो होगी वो पहला आंसर लगाना,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे इंजन ऑफ डिफरेंट सिलेंडर डायमेंशंस पावर एंड स्पीड्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कह रहे इंजन ऑफ डिफरेंट सिलेंडर मतलब हायाबुसा का एक इंजन ले लेते हैं, एक हीरो होंडा स्प्लेंडर ले लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट पावर, हायाबुसा के पास ज्यादा पावर, स्प्लेंडर में कम पावर, हायाबुसा के पास ज्यादा स्पीड, स्प्लेंडर पे कम स्पीड, इस तरीके की चीजें अगर आपको देखने के लिए मिलेंगी तो इसमें हम कंपैरिजन कब कर पाएंगे, इसमें कंपैरिजन सिर्फ एक चीज में होता है, दैट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर पे, राइट, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, याद है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आइडलिंग एंड लो स्पीड ऑपरेशन द कार्बोरेटर सप्लाइज अ मिक्सचर व्हिच कैन बी टर्म्ड एज अ आइडलिंग कंडीशन। ये देखो एक चीज पकड़ लो, अपने आप ही रिच मिक्सचर कहीं लिखा हो लिख देना, ये देखो ऑप्शन नंबर डी रिच मिक्सचर। अगला क्वेश्चन इन एसआई इंजन, थर्मल इंजीनियरिंग में पूरा घुस चुका हूं भाई साहब, देख रहे हो क्वेश्चंस का लेवल। इन एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्यूल्स। अच्छा कह रहा है स्पार्क इग्निशन इंजन पे करेक्ट ऑर्डर बताओ फ्यूल्स का, किसके लिए, इंक्रीजिंग डेटोनेशन टेंडेंसी, मतलब सबसे कम टेंडेंसी वाला पहले लिखेंगे और सबसे ज्यादा डेटोनेशन टेंडेंसी जिसमें सबसे बाद में वो लिखेंगे। तो भैया सबसे कम कंडीशन में कब किसमें होती है, एरोमेटिक में, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी काट दो। एरोमेटिक के बाद नैफ्थलीन होता है, तो नैफ्थलीन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, चलो आगे बढ़ते हैं। नैफ्थलीन के बाद क्या होता है, ओलिफिन्स होते हैं, फिर पैराफिन्स होते हैं, अब यहाँ पे पैराफिन लिखा है, ओलिफिन लिखा है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर इज द राइट, ओके, एरोमेटिक, नैफ्थलीन, ओलिफिन्स और पैराफिन्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ फ्लेम प्रोपगेशन इन द एसआई इंजन इज मैक्सिमम फॉर अ फ्यूल एयर मिक्सचर व्हिच इज more than 10% richer than 10% richer than more than 10% richer than ऑप्शन नंबर सी और ए और सी देख रहे हो, ये देखो ये बी और डी तो गलत है, मोर देन 10% रिचर देन स्टोइकोमेट्रिक और 10% रिचर देन स्टोइकोमेट्रिक, कहने का मतलब सेम है, तो भाई फिर ये देखो ना, इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही ज्यादा सही है, ये लाइन ही गलत लिखी, मोर देन 10% रिचर देन क्या है मतलब, कुछ नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर है। सुनो अब यहाँ पे आता है स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर। स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझो कि ये एक तरीके का केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ एयर, परफेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल को जब आप मिलाते हो, मतलब केमिकली जो स्टेबल मिक्सचर बनता है उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर बोलते हैं, और उसमें भी 10% रिचर होना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक से, तब जाकर के वेलोसिटी ऑफ द फ्लेम प्रोपगेशन ज्यादा होगा, मतलब फ्यूल ज्यादा हो और एयर थोड़ा सा कम। फिर देखो वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली अच्छी बात नहीं है, और क्या भाई, एयर जितनी ज्यादा से ज्यादा दोगे उतना ज्यादा से ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, लेकिन यहां पर फ्यूल के बर्निंग से ज्यादा वेलोसिटी ऑफ फ्लेम प्रोपगेशन के बारे में बात हो रही है। तुम फील करो मेरे लाल, मैं 30 मिनट में इतनी सारी बातें नहीं बता सकता, जो मेरा मन करता है तो मैं बता दूं। ये यहां पे बर्निंग का केस ही नहीं है कि कितना बढ़िया बर्न होगा कितना बढ़िया नहीं होगा, यहां पर केस है वेलोसिटी ऑफ फ्लेम प्रोपगेशन का, जस्ट लाइक हायाबुसा बाइक, हायाबुसा का तो माइलेज देखो हीरो होंडा स्प्लेंडर से बहुत ही बकवास माइलेज है, तो बात माइलेज की यहां है ही नहीं, यहां पर बात तो भैया रफ्तार की है, कौन कितना तेज भाग सकता है, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इज, वाह क्वेश्चन देख लो मेरे लाल, हर एक चीज सिखाने वाली कर रहा हूं तुम्हें। स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में बताया, अभी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो भी बता देता हूं। इट इज द केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दैट आइसोऑक्टेन कंटेंट, भाई साहब आइसोऑक्टेन के बारे में बात कर रहा है, ऑक्टेन नंबर है ना। अब ऑक्टेन नंबर को अगर मैं देखूं तो कैसे समझूंगा, तो मुझे पता है कि भाई ऑक्टेन नंबर जो है वो आप लोगों की नॉकिंग की टेंडेंसी को कम कर देता है स्पार्क इग्निशन इंजन पे, और यही क्वेश्चन कह रहा था आइसोऑक्टेन कंटेंट इन द फ्यूल फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन, ये करेगा क्या। तो गाइस देखो आइसोऑक्टेन से क्या होगा, नॉकिंग डिक्रीज होगी। अब नॉकिंग किसकी वजह से होता है, नॉकिंग मतलब अनकंट्रोल्ड कंबशन, किसकी वजह से होता है, हायर कंप्रेशन रेशियो की वजह से होता है। कई बार जो इनटेक एयर होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी जो ऑटो इग्निशन है वो हो जाता है, ऑटो इग्निशन भी एक तरीके की नॉकिंग की टेंडेंसी को बताता है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं क्या होगा। तो आइसोऑक्टेन से क्या होगा, नॉकिंग रिड्यूस होगी।
रिटार्डेड ऑटो इग्निशन पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। एक्सिलरेट्स ऑटो इग्निशन ये तो गलत कर देगा। डज नॉट इफेक्ट ऑटो इग्निशन, डज नॉट ऑफ द अबव, अच्छा नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, इट रिटार्ड्स द ऑटो इग्निशन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द टू रेफरेंस फ्यूल्स यूज्ड फॉर सीटेन रेटिंग आर, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो उसमें से आंसर सीटेन 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 तो होगा। आइसो ऑक्टेन बिल्कुल नहीं, टेट्रा इथाइल लेड बिल्कुल भी नहीं, एन हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन होता है तो ये भी नहीं होगा। सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नाफ्थलीन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। D will be the correct answer. The next question on the screen it is saying that at a flash point temperature, मेरे लाल फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर के बारे में अगर ये बात करें तो ये क्या होता है। देखो आप लोगों को एक चीज बताता हूं, आप लोगों ने सुना है मेरे गुस्से का पारा बिल्कुल चढ़ चुका है, अगर तुमने एक शब्द बोला तो फिर अच्छा नहीं होगा, है ना। एक पॉइंट ऐसा आता है आप लोगों की लाइफ में जब आप लोग भयंकर गुस्से में होते हो और आप सामने वाले को धमकी देते हो कि बस अब एक शब्द मत बोलना। मतलब एक अब तक जब ना था इतने में मैं बिल्कुल हाई हो चुका हूं, अगर तुमने एक शब्द बोला तो मैं तुम्हारे ऊपर फट पड़ूंगा, है ना। तो एक शब्द और बोलना मतलब फट जाना। इसी तरीके से लिखा है फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जो तुम्हारा फ्यूल है वो उस टेम्परेचर पे पहुंच गया कि अगर हल्का सा 0.1% भी अगर टेम्परेचर में राइज हुआ तो आग पकड़ लेगा। इसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आया कि भाई उस टेम्परेचर पे पहुंच चुका है जहां पर आग लग सकती है, हल्का सा अगर तुमने इंक्रीज करा तो बढ़ जाएगी आग, राइट। ओके, फ्यूल इग्नाइट्स विदाउट एनी स्पार्क, गलत है। फ्यूल एमिट्स वेपर which produces an inflammable mixture with air, बिल्कुल सही बात है। फ्यूल वेपराइजेस at very high rate, नहीं ये भी गलत है। द फ्यूल spontaneously ignites for longer time, ये भी गलत है। मैं बताया ना, एक ऐसे पॉइंट में पहुंच जाओ जहां पर इंफ्लेमेबल मिक्सचर बन चुका है और तुरंत आग लग सकती है। which can produce an inflammable mixture, राइट। जितना इंफॉर्मेबल मिक्सचर में विद एयर के साथ जितना फ्यूल है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर बता दिया ये वाला, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेरियम बेस्ड फ्यूल एडिटिव इन सीआई दैट इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स कंट्रीब्यूट्स टू। देखो गाइस जब भी कभी हम बेरियम वगैरह मिलाते हैं ना तो इससे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं सीआई इंजन दैट इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, है ना। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो आप लोगों का बर्न गैसेस होती हैं इसमें कार्बन कंटेंट बहुत होता है, तो बेरियम मिलाने से हम उस एमिशन को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कह रहा है एमिशन, कंट्रोल ऑफ एमिशन, ऑप्शन नंबर है एब्सोल्युटली करेक्ट। मोर पोल्यूशन, कार्बन, इनसफिशिएंट कंबशन, नॉकिंग, गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन फ्यूल फॉर रिड्यूस्ड नॉकिंग। नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए डिजायर्ड क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्या नॉकिंग को रिड्यूस करना है, ऑक्टेन नंबर अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। नॉकिंग रिड्यूस करना है, स्पार्क इग्निशन की बात कर रहा है, देन हायर ऑक्टेन नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। लोअर गलत है, गलत है, गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देख रहे हो गाइस ये था तुम्हारा आज का थर्मल का पूरा पोर्शन जहां पर मैंने तुम्हें पूरी की पूरी थर्मल का एक निचोड़ दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफी डेप्थ में भी हम लोग गए इन क्वेश्चन में। तो जितने क्वेश्चन आप लोगों से बने हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बने रजिस्टर में जरूर नोट कर लेना और साथ में मेरे लाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर जी कितने क्वेश्चन बने। अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं, ऑल द मैंने 30 मिनट 30 क्वेश्चन की सीरीज ये रखी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज और भी आगे लेकर के जाऊं, 10 पार्ट की जगह 20 पार्ट बनाऊं, 30 पार्ट बनाऊं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज कंटिन्यू जरूर बोलिएगा अगर मैं इसी सीरीज को और आगे बढ़ाऊं तो, राइट। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ाऊं। साथ ही साथ आप लोगों को बोलना चाहूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बॉक्स को गुलाबी दिल के साथ जरूर भरना और लाइक करना भी मत भूलना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि।